जैसे इक्विवेलेंट सर्किट हमने ट्रांसफॉर्मर का, अल्टरनेटर का, ऐसे ही हमारे इंडक्शन मोटर का भी इक्विवेलेंट सर्किट है। और इक्विवेलेंट सर्किट में इसमें भी जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मर में दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट, एक सेकेंडरी सर्किट। ऐसे ही हम अपनी इंडक्शन मोटर को भी एज ए ट्रांसफॉर्मर कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें उसका जो स्टेटर है उसको हम प्राइमरी सर्किट मान सकते हैं और रोटर को सेकेंडरी सर्किट। तो मान लेते हैं जैसे कि ये हमारी एक मोटर है, तो मोटर का ये रोटर हो गया, और ये मान लेते हैं बाहर वाला हिस्सा जो है स्टेटर है। ये मान लेते हैं बाहर वाला हिस्सा ये स्टेटर है, और ये हमारा इसका रोटर है। तो स्टेटर के हिस्से को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये स्टेटर है, तो स्टेटर पे मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर में किया था सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये स्टेटर का सर्किट हो गया। यहाँ पे हमारा जो नो लोड के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, उसी हिसाब से हम अपने इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। और ये V1 वोल्टेज है हमारी, जो हम स्टेटर को फीड करते हैं। ये हमारा स्टेटर का रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये स्टेटर का रिएक्टेंस X1 हो गया, और ये हमारा नो लोड का जैसे R0 और X0 होता था ना हमारा, ये ट्रांसफॉर्मर की तरह हमारा इसमें भी हो गया। अब ऐसे इसका सेकेंडरी सर्किट जो है, हम ये रोटर है, ये हमारा रोटर है, और ये हमारा स्टेटर था। तो रोटर का भी हम ऐसे सर्किट बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है और एक रिएक्टेंस होता है। तो ये हमारा, तो रोटर साइड को हमने सेकेंडरी सर्किट माना है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे R2 एंड SX2। क्योंकि हमारा जो रोटर है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है विद द स्पीड ऑफ द रोटर, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, इसलिए हमने जो इसका रिएक्टेंस पार्ट है उसको स्लिप से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं कि स्लिप का इफेक्ट क्या होता है वोल्टेज के ऊपर भी और हमारे रिएक्टेंस के ऊपर भी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, वो लाइक ए ट्रांसफॉर्मर है। बस डिफरेंस यही है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं था, जबकि हमारी मोटर के अंदर जो रोटर है, जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है, वो मूविंग पार्ट है। तो ये हमारा इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को हमने काउंट कर लिया। और इसमें V1 जो है हमारी, वो हमारी अप्लाइड वोल्टेज हो जाती है। R1 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेस के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। R2 जो हम इसके अंदर है वो है हमारा रोटर रेजिस्टेंस पर फेस। ऐसे ही जो हमारा X1 है वो है हमारा स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस पर फेस, और X2 जो है हमारा, वो है हमारा रोटर स्टैंड स्टिल लीकेज रिएक्टेंस पर फेस। ये X2 जो है हमारा, ठीक है। और R0 जो है हमारा नो लोड रेजिस्टेंस पर फेस, एंड X0 जो है नो लोड रिएक्टेंस पर फेस। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर के अंदर किया था वैसे ही हम इक्विवेलेंट सर्किट अपनी इंडक्शन मोटर के लिए ड्रा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 हो गया हमारा, ये X1 हो गया, और यहाँ पे हमारा अब
ये हमारा नो लोड वाला कंपोनेंट हो गया, ये हो गया। तो इसको हम अब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे की साइड में, सेकेंडरी साइड में फिर क्या हो गया हमारा, अगेन ये हमारा रिएक्टेंस हो गया। और इसको हमने जैसे ट्रांसफॉर्मर में किया था ना, सेकेंडरी चीज को हमने प्राइमरी साइड में ट्रांसफर कर दिया था, तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं और ये हमारा लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा ये सर्किट इस टाइप से बन गया। अब यहाँ पे जैसे उसमें था, ये हमारा R1 है, ये हमारा X1 है, ये हमारा R नोट है, ये हमारा X नोट है। अब ये जो है हमारा, हमें पता है ना कि प्राइमरी साइड में जब हम शिफ्ट करते हैं सेकेंडरी किसी भी रेजिस्टेंस को, तो वो क्या हो जाएगा, अब ये R2 नहीं बचेगा खाली, जैसे यहाँ पे R2 है, ये हमारा हो जाएगा R2 अपॉन के स्क्वेयर। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा X2 अपॉन के स्क्वेयर। और ये जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है जो सेकेंडरी साइड से हम शिफ्ट करके इसको लिख सकते हैं R2 बाई के स्क्वेयर 1/s-1। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारी इंडक्शन मोटर का है, ये हमने एक बेसिक सा बताया कि कैसे इसका एक प्राइमरी सर्किट हमने मान लिया। प्राइमरी सर्किट हमने मान लिया स्टेटर को, जिसमें हमने वोल्टेज अप्लाई की। और ये जो रोटर के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, जो करंट फ्लो करता है, और रोटर का जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है, वो हमारा ये सेकेंडरी सर्किट मान लिया। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने कर लिया एक सर्किट की फॉर्म में, ताकि हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकें, इजीली हम उसकी सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए वही है कि ये हमारा V1 तो हो ही गया, ये हमारा V1 है, R1 X1 तो एज इट इज है। अब हमने क्या है कि सेकेंडरी सर्किट को प्राइमरी साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मर में देख लिया था कि जब कभी भी हम सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स को प्राइमरी में कन्वर्ट करें, तो हमारा जो ये है, ये के स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है। के है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ऐसे ही ये हम जो एक्स है उसको भी हम के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर सेम चीज हम इस प्राइमरी साइड को सेकेंडरी में ट्रांसफर करते, तो फिर भी हमें करना पड़ता, लेकिन वो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। वो सारी डिटेल हम कर चुके हैं, तो ये आ जाएगी आपको। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं बता दूंगा। हेलो तो अभी सर। आपने देख, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जो लोड रेजिस्टेंस लिखा है R-L इक्वल में R2/K² और इंटू में 1/s-1, तो ये 1/s-1 कैसे आया? हाँ, ये बेटा देखो, आपको ना इसके लिए जैसे हमने ये देखना है कि जो हमारा रोटर का करंट है, रोटर करंट की एक इक्वेशन हमने आपको दी थी, मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार रुको। जो हमने रोटर करंट कब किया था, जैसे ये रहा देखो, क्योंकि हमने जो सर्किट बनाना है सेकेंडरी साइड का, वो सेकेंडरी साइड का मतलब सेकेंडरी साइड का करंट हमें पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो दैट इज गिवन बाय E2। मतलब सेकेंडरी साइड करंट मींस रोटर करंट का क्या मतलब है, रोटर के अंदर जितनी वोल्टेज डेवलप हुई और रोटर का जितना इंपीडेंस है, ठीक है ना। यस सर। रोटर रोटर करंट के अंदर जितनी वोल्टेज है डिवाइड बाय रोटर इंपीडेंस। अब हमें यह भी मालूम है कि जो रनिंग कंडीशन में हमारा जो रोटर करंट होता है, उसमें हमें जो हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज है दैट इज S टाइम्स E2 और रिएक्टेंस S टाइम्स X2। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, रीअरेंज का मतलब है कि अगर इस करंट को मैं S से डिवाइड कर दूं, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं
तो जो मेरा I2 होगा, I2 विल बी इक्वल टू E2, S से डिवाइड कर दिया मैंने, और ये R2 बाई S हो जाएगा, प्लस S हट जाएगा यहां से, X2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। देखो जो हमारा ये करंट है SE2 R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को S से डिवाइड कर दिया। तो S से डिवाइड करने से क्या हो गया, ऊपर E2 बच गया और नीचे हमारा ये वाला आ गया। तो कुल मिला के हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें वोल्टेज E2 है, और एक तो रेजिस्टेंस ये है हमारा और एक ये रिएक्टेंस है। अब देखो मैंने क्या किया, इसका एक कंपोनेंट तो ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। अगर जैसे एक्चुअल में हमारा टोटल रेजिस्टेंस तो R2/S ही है ना, R2/S है। यस 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 सर। मतलब ये जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है, यहां पे हमारा I2 फ्लो कर रहा है। I2 डैश कर दिया मैंने, I2 डैश इसलिए कर दिया क्योंकि सेकेंडरी साइड का मैंने प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर रखा है। तो ये जो सेकेंडरी साइड का करंट है, ये सेकेंडरी साइड का करंट कहां से आया, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज डिवाइड बाय सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस। तो सिर्फ इतना ही होना चाहिए ना हमारे सेकेंडरी सर्किट में, लेकिन ये तो ज्यादा हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन जब आप तीनों को ऐड करोगे, इसको, इसको और इसको, जब तीनों को ऐड करोगे तो आप पाओगे कि हमारा यही है, इनका सम जो आएगा वो R2/S प्लस X2 ही आएगा। हमने इसको अलग अलग पार्ट में क्यों कर दिया, क्योंकि जो हमारी सेकेंडरी साइड है, रोटर है, रोटर के अंदर कॉपर लॉसेस भी हैं और रोटर के अंदर मैकेनिकल लोड भी है। तो रोटर के टोटल रेजिस्टेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसका कुछ पोर्शन तो हमारा जो कॉपर लॉस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, एक रिएक्टेंस हो गया, और ये हमारा ठीक है। तो ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा X1 हो गया, ये हमारा R2/K² हो गया, ये हमारा X2/K² हो गया, और ये हमारा RL डैश हो गया, यही वाला। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। और ये V1 तो है ही है हमारा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर, जिसमें हमने क्या किया है कि इंडक्शन मोटर के एक प्राइमरी सर्किट मान लिया, एक सेकेंडरी सर्किट मान लिया। प्राइमरी सर्किट हमारा है स्टेटर वाला हिस्सा और सेकेंडरी सर्किट है हमारा रोटर वाला हिस्सा। ठीक है। तो रोटर के अंदर हमें पता है कि रोटर के अंदर जैसे हमारे इंडक्शन मोटर हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, तो रोटर कंडक्टर के अंदर भी वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और रोटर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और ये रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हम सर्किट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा नो लोड जो लॉसेस होते हैं वो यहां से मीट होते हैं। यहाँ पे आपको पता है दो करंट कंपोनेंट होता है, एक I नोट एक IW। ये तो I नोट हो गया ना, नो लोड करंट होता है हमारा। तो नो लोड करंट हमारा दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो जो नो लोड कॉपर लॉसेज हो जाता है, और एक हमारा इसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट है वो मैग्नेटाइज करने के काम आ जाता है। तो ये तो जैसे हमारे ट्रांसफार्मर में था सेम चीज है। ये हमारे स्टेटर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हो गया, ये हमारे रोटर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हो गया। अब क्योंकि रोटर के ऊपर लोड भी कनेक्टेड है, तो हमने लोड के इक्विवेलेंट, अब लोड को वैसे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते सर्किट में, तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना उसको।
तो लोड को रेजिस्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे अगर जब आप इसका सम करोगे तो वो बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के बराबर ही आएगा, इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है। और इसको और अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कर देंगे, ये पैरेलल वाले कंपोनेंट को हम इधर कर देंगे। और ज्यादा भी अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट कर सकते हैं कि इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये सिंपल हमारा ये सर्किट बन जाता है। तो सो दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। इक्विवेलेंट सर्किट में कुछ पूछना है तो बताओ अभी मेरे को। सर ये नेग्लेक्ट क्यों कर सकते हैं? हाँ सर आपने बोला ना भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सर क्यों कर सकते हैं नेग्लेक्ट? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ना इसका जो करंट है, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में बताया था ना, तो ये बहुत कम है, तो कम होने के लिए हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, जो जैसे ट्रांसफार्मर में हमने डिटेल में बताया था, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं, और इसको हम अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड चीज है आज हम वो करना चाह रहे हैं, वो है हमारा स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज मोटर। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मीन्स आप ये कह सकते हैं स्टार्टर हमने करना है। जैसे हमने डीसी मोटर में भी स्टार्टर लगा रखा था, याद है? तो वैसे ही हमें अब स्टार्टर का आपने सबने पता तो है ही, स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं, बताओ। कई बार करा दिया आपको, स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? भाई किसी भी मोटर में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें बैक ईएमएफ तो होता नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता नहीं है उसकी वाइंडिंग में, स्टेटर की में भी। तो उस वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है, और वो करंट हमारी मोटर को डैमेज कर सकता है। इसलिए मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं। भूल गए क्या? बिल्कुल। नो सर। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मतलब है कि हम इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करने का मतलब, हम स्टार्टर यूज कहां कहां करते हैं, कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं और किस लिए स्टार्टर यूज करते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इस चीज को करने के लिए अब पहले तो वो बेसिक चीजें मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप बेसिक चीजें अपने आप कर लेना। जिसमें पहले तो भाई स्टार्टर का फंक्शन ही क्या है, पहले तो फंक्शन ऑफ स्टार्टर। क्या फंक्शन है स्टार्टर का? भाई स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ठीक है ना। और क्या काम हो सकता है? प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन करना किस किस चीज से? ओवरलोड से, ओवरलोड से, अंडर अंडर वोल्टेज से, जी सर, अंडर वोल्टेज से, और इसको स्टार्ट करना मोटर को, और स्टॉप करना। बेसिकली यही फंक्शन होते हैं ना। जी सर। तो ये आप अपने आप कर लेना, देख लेना व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टार्ट। अब स्टार्टर कितने टाइप के होते हैं जनरली? टाइप्स अगर हम देखें इनके, टाइप्स ऑफ स्टार्टर, तो सबसे पहले तो आता है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डोल स्टार्टर बोलते हैं ना जिनको। जी सर। हाँ, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वो होता है
जो हम स्मॉल साइज की इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्मॉल साइज की मोटर में वो करंट बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं होता कि हमारी मोटर डैमेज हो जाए। ज्यादा तो उसमें भी होता है, लेकिन क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है तो उसका करंट भी कम होता है और हम उसको इजीली बियर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सिर्फ हमारा अप टू 5 HP की मोटर साइज तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वो स्टार्टर होता है जो 5 HP मोटर की कैपेसिटी तक हम जनरली यूज करते हैं। और इससे हम क्या फायदा होता है कि एक तो ये ओवरलोड और अंडर वोल्टेज वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए काम आ जाता है। ठीक है, और देख लेना इसमें और ऐसी कोई स्पेशल चीज है नहीं, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कैसा होता है। ये आप अपने आप कर लेना, मैं बुक से दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ये हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। तो इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या है, देखो ये हमारी मोटर है, ये 3 फेस मोटर है। इस 3 फेस मोटर को हमने 3 फेस सप्लाई देनी है, ये हमने 3 फेस सप्लाई दे रखी है इसको, ये 3 फेस सप्लाई हमारी यहाँ पे आई हुई है। लेकिन हमने ये स्टार्टर लगा दिया यहाँ पे। स्टार्टर का फंक्शन क्या हो गया कि जैसे ये आर फेस है, आर फेस से ये हमारा एक स्टार्ट बटन हो गया, एक स्टॉप बटन हो गया, और यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और यहाँ पे ये हमारा एक स्विच है प्लंजर टाइप में, वो इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो इसको तो क्या है कि ये 3 फेस सप्लाई हमारी मोटर तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब अभी हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं है, उसको सप्लाई नहीं मिल रही है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं, ये नॉर्मली ओपन होता है, इसमें स्प्रिंग सिस्टम लगा रहता है, तो ये इसको ओपन करता है। मेरे को हमें हाथ से इसको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होएगा तो ये वाली वोल्टेज यहां से होते हुए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में होते हुए आर से वाई में आ जाएगी, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होते इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते के साथ ये इस सर्किट को क्लोज कर देगा, यानी कि अब मोटर को सप्लाई मिल गई। यहां पे मोटर को सप्लाई मिल गई और मोटर स्टार्ट हो गई, इसलिए हम इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं कि इसके ऑन करने के साथ ही यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते के साथ ही इसने इस सर्किट को क्लोज कर दिया, और क्लोज करते के साथ हमारी मोटर स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है, ये बाईमेटालिक स्ट्रिप होती है। अगर मान लो मोटर के ऊपर लोड ज्यादा हो गया, तो मोटर पे ज्यादा लोड हो गया तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और ज्यादा करंट जब फ्लो करेगा तो हमारा ये क्या करेगा कि ये इसको ट्रिप कर देगा, तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन होगी। तो और जब हमने मोटर को स्टॉप करना है तो हम इस स्विच को प्रेस कर देंगे, प्रेस करते के साथ ये इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, और डिस्कनेक्ट कर देगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा खत्म हो जाएगा, और ये हमारा अगेन जो स्विच है ये ओपन हो जाएगा और हमारी मोटर रुक जाएगी। तो ये स्टार्ट स्टॉप स्विच है। तो ये बेसिक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है हमारा, जिसमें हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे जनरली छोटे साइज तक की मोटर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो डीओएल स्टार्ट हो गया, एक हो गया इसी में हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड वोल्टेज लाइन। तो इसमें क्या है रिड्यूस्ड वोल्टेज, मतलब ये भी मैं इसमें दिखा देता हूं आपको। जैसे ये देखो, हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है कि मोटर में स्टार्टिंग के टाइम पे जो 2-4 सेकंड होती है हमारी, उसमें करंट ज्यादा फ्लो ना करे।
तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 3 फेज सप्लाई है, यहाँ पे ये मेन स्विच हो गया। अब मेन स्विच से 3 फेज सप्लाई डायरेक्ट हमारे स्टेटर पे नहीं जा रही है, इसके बीच में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके बीच में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस लगा दिया, इसका मतलब हमारे स्टेटर को कम वोल्टेज मिलेगी, और कम वोल्टेज मिलेगी तो फिर जो स्टार्टिंग करंट है वो भी कम रहेगा और हमारी मोटर प्रोटेक्ट हो जाएगी। और बाद में हम इस रेजिस्टेंस को हटा लेंगे जैसे हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है, और मोटर हमारी कंटिन्यू रन करती रहेगी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके हम बेसिकली जो हमारी मोटर है उसके स्टेटर की सप्लाई को हम कम ज्यादा कर रहे हैं। तो शुरू में हम सप्लाई कम देंगे ताकि उसमें स्टार्टिंग करंट कम फ्लो करे। तो ये वाला जो होता है ये रिड्यूस्ड वोल्टेज लाइन रेजिस्टेंस हो गया। एक होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपने देखा ना लैब में, जिससे हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। जी सर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, वो वेरिएक भी बोलते हैं हम, जो वोल्टेज को वेरी करता है। जी सर। तो एक मेथड ये है हमारा, एक जैसे ये हमारा इसमें दिखा रखा है, ये हमारा रोटर है, ये स्टेटर है। तो स्टेटर को देनी हमने तो सप्लाई, तो स्टेटर को जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो ऑटो रोटर के थ्रू, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू दे रहे हैं, और हम इसको वेरी करके शुरू में कम वोल्टेज देंगे और फिर बाद में वोल्टेज को पूरा कर देंगे। ठीक है, जी सर। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड हो गया। ऐसे ही एक और है, वोल्टेज होती है, जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज 1/√3 कम हो जाती है, यानी कि 400 वोल्ट है तो वो 230 वोल्टेज के आसपास हो जाती है। और जो डेल्टा कनेक्शन है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। तो डेल्टा में क्या होता है कि जो हमारी लाइन वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज के बराबर हो जाती है, और यहाँ पे जो फेस वोल्टेज है वो हमारी लाइन वोल्टेज से 1/√3 कम हो जाती है, ये √3 है। तो स्टार डेल्टा जो हमारा स्टार्टर है उसमें हम क्या करते हैं कि मोटर को जो जब हम ऑन करते हैं तो वो स्टार में रहती है। स्टार में रहने का मतलब है कि मोटर को अब 400 वोल्टेज की बजाय 200 सवा 200 वोल्टेज मिली हुई है। तो वोल्टेज कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका स्टार्टिंग करंट कम हो गया और मोटर हमारी सेफ होगी। और जैसे ही मोटर थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेगी 2 4 5 10 20 सेकंड के बाद, जैसे वो 70-80% स्पीड के आसपास आ जाती है तो हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, और डेल्टा में कन्वर्ट करते के साथ उसको फुल सप्लाई मिल जाती है। तो इसको भी मैं इसमें बुक में से दिखा सकता हूं आपको कि ये हमारा 3 फेज सप्लाई है, ये मेन स्विच हो गया, और ये मेन स्विच से अब ये है हमारा कनेक्शन। जब हम इन तीनों फेसों को एक पॉइंट पे कर देते हैं ये स्टार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार का मतलब तीनों पॉइंट एक जगह पे कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हमने तीनों को देखो, ये तीनों को एक जगह कनेक्ट कर दिया, तो जब इस पे कनेक्ट रहेगा तो स्टार हो गया। ये स्टार्ट भी लिख रखा है इसने, जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार कनेक्शन रहेगा, और हैंडल से फिर हम इसको डेल्टा, जैसे हमारी मोटर स्पीड 70% के आसपास हो जाएगी तो हम इसको डेल्टा में कर देंगे, यानी कि रन पोजीशन पे कर देंगे। तो ये तो होता है एक मैनुअल वाला। ऑटोमेटिक भी आता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है ना, ये एक मैनुअल होता है और एक ऑटोमेटिक भी होता है। तो मैनुअल में तो क्या है कि हम हैंडल को शिफ्ट करते हैं, ऑटोमेटिक में हैंडल को शिफ्ट कहां से करते हैं, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। पहले स्टार में होता है, फिर हैंडल को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारी लैब में है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर है जो मैनुअल है। अब की बार कभी लैब में आओगे तो मैं दिखा दूंगा, वो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है।